आज साइंस शुरू कर रहे हैं, जीव विज्ञान, जूलॉजी। आज कोशिका के बारे में पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे साइंस के। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवों के अध्ययन जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों के अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस। कोशिका मतलब सेल। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की जो होता है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वन लेवेनहॉक ने किया। इन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं लेवेनहॉक को। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र एवं स्नायु की कोशिका होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम मतलब अंडाणु मतलब मादा। सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु या ओवम या तो मादा बोल सकते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु है, जो नर। शुक्राणु मतलब नर। तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से या मोटरसाइकिल गिरने से मृत्यु हो जाता है। शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन जिगर माने यकृत में होती है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग जिसे हो गया जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। एक में हो गया कोशिका द्रव, एक दूसरा हो गया केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव का कार्य है कि कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल कोशिका भित्ति यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है, जीव जंतु में नहीं, सिर्फ पादपों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति
पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन की कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप में दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यह अर्धपरागमय होता है। कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कुछ ही वस्तु का इसका कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता, अंदर बाहर जाने के देता है। कोशिका झिल्ली क्रिस्टी अंदर भाग का क्रिस्टी कण हो गया। माइकोप्लाज्मा माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम सूत्र कणिका भी बोलते हैं। सूत्र कणिका भी हम इसे बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यह ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। यह क्रेब्स चक्र की घटना होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। इसमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, तो क्रिस्टी कहते हैं। अंतःद्रव जलिका क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसे शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। अतः इसे कोशिका आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी होती है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुरदरा होता है। यह जो होता है राइबोसोम होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटे अंग है। तो राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। एक हो गया 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम का मानचित्र हो गया है। 80S राइबोसोम यह भारी होता है। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यस गोल्जी बडी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया। यह पदार्थों का परिवहन करता है। यह यातायात में भी सहायता करता है। यातायात में भी सहायक करता है। कौन? तो गोल्जी बडी। सेंट्रोसोम इसे हम तारक काय भी बोलते हैं। हिंदी में इसे तारक काय भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। तो सेंट्रोसोम यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। इस कारण से तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है। जिस कारण तंत्रिका तंत्र में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका का विभाजन जो होता है ना सेल प्लेट के द्वारा होता है और जंतु में लाइसोसोम के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बोवेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था?
सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने किया था। बोबेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बोबेरी ने किया था। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, जिसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उस अंग को नष्ट कर देता है। तो कौन? तो लाइसोसोम इसे नष्ट कर देता है। जो अंग शरीर में काम नहीं करता उसे नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है। इससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे एटॉम बम भी कहते हैं। इसकी खोज डी डुबे ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन प्लीहा तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण यह स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आरबीसी का कब्र कहते हैं। स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहते हैं? तो कब्र कहते हैं। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। तो केंद्रक को कोशिका दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि कोशिका को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह इसका 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। तो केंद्रक में कितना प्रतिशत प्रोटीन? 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी क्या है? यह जल को संचित करने रखता है। यह जल को संचित करके रखता है। जंतु में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। यह पादपों में बहुत बड़ा होता है। लवक, जिसे हम प्लास्टिड भी बोलते हैं, लवक को हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग का देगा तो लवक। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग का देगा तो लवक। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग का देगा तो लवक। पादपों का सबसे बड़ा यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक में तो हो गया ये लवक 3 प्रकार का होता है, इसे हम प्लास्टिड कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एक में होता है हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट इसे कहते हैं। तो एक में पढ़ेंगे हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसका कार्य क्या है? यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती और तना में पाया जाता है। याद रखना कि इस हरित लवक पाया जाता है कहाँ? तो पत्ती और तना में पाया जाता है। यह भोजन का निर्माण करता है, इसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। दूसरा हो गया अवर्णी लवक, इसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ और फल में पाया जाता है। यह जड़ और फल में पाया जाता है, भोजन का संग्रह करता है, इसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। वर्णी लवक इसे क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। यह रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है। यह टमाटर और मिर्च में लाइकोपेज, गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। फलों का जो होता है पीला रंग किसके कारण होता है? तो जेंथोफिल के कारण। फलों का पीला रंग किसके कारण? तो जेंथोफिल के कारण। चुकंदर में बीटानोन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका एक हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है और यह विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है विकसित होती है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार के, पादप और जंतु। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसमें जो होता है ना, इसमें कोशिका
कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसे प्रारंभिक कोशिका कहते हैं क्योंकि कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम जो होता है ना 70S पाया जाता है। यह शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में जो होता है पूरी तरह विकसित होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका के आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इनका राजधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग कहा देगा ना तो केंद्रक हो गया। सबसे बड़ा अंग केंद्रक। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता, आप बताइएगा, पीछे बता दिए। गुणसूत्र मानव में यह 23 जोड़ा 46 पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था और इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमर कहते हैं। इसके नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच में धागे के समान जो है संरचना पाई जाती है जिसे हम अरण कहते हैं। जिसे इसको फिर से देख लेते हैं। इसके गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट। जिसे सेटेलाइट ऊपर छोड़ा जाता है तो उस तरह याद करना है कि इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सेंट्रोमर मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। नीचे भाग के टेलोमर इस नीचे भाग को टेलोमर कहते हैं। इसके बीच के धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम अरण कहते हैं। क्रोमोसोम देख लीजिए, ऐसा होता है। क्रोमोसोम जो होता है ना केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ध्यान रखना कि क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर होता है जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही आनुवंशिक आधार है। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। मेल में होता है 44 प्लस X और Y। इसे बार बेबी मेल, जिसे यहाँ फीमेल में 44XY होता है। फीमेल में 44XY, फीमेल में 44 प्लस XX और मेल में होता है 44 प्लस XY। तो लड़का हो गया, ये लड़की हो गया। कुछ जीवों के जो होता है ना क्रोमोसोम, जैसे कुछ जीवों का क्रोमोसोम जो इम्पोर्टेंट है। जीवाणु में कितना क्रोमोसोम है? तो 1 क्रोमोसोम। मच्छर में कितना क्रोमोसोम? तो 6 क्रोमोसोम। घरेलू मक्खी में कितना क्रोमोसोम? तो 12 क्रोमोसोम। मटर में 14 क्रोमोसोम। टमाटर में 16 क्रोमोसोम। नींबू में 18 36 मतलब छोटा बड़ा होता है। इसमें नींबू में होता है 18 और 36। मक्का में 20 होता है। टमाटर में 24 क्रोमोसोम। मेढक में 26 क्रोमोसोम। बिल्ली में कितना? तो 38 क्रोमोसोम। चूहा में हो गया 40। खरगोश में 44। मानव में 46। खरगोश 44, चूहा 40, मानव 46, आलू 48, चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, घोड़ा 64, कुत्ता
78, कबूतर 80, कुत्ता 78, कबूतर 80। और टेरिडोफाइटा सबसे ज़्यादा 1600 सर्वाधिक क्रोमोसोम पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में। अगला हो गया केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल यह 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूछ देता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। या कोशिका के अंदर डीएनए जो होता है ना, कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला में पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इनके श्रृंखला को, डीएनए की श्रृंखला को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए जो होता है ना, जो न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है? तो बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए फास्फोरस पाया जाता है डीएनए, जिसे देख लिए शुगर, नाइट्रोजन बेस, फ्यूरिन जिसे फ्यूरिन हो गया, पिरिमिडिन जो फ्यूरिन हो गया, एडेनिन, अगला ग्वानिन, साइटोकाइनिन और थायमिन जो होता है पिरिमिडिन के 2 होता है। चलिए इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। जिसे हो गया डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? तो कार्ल्स वर्ग ने किया था। कार्ल्स वर्ग ने किया था। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया था? तो कार्ल्स वर्ग ने किया था। डीएनए का प्रयोग में जो हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए का प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। डीएनए की संरचना जो होता है ना, डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसकी मॉडल बर्टसन एवं क्रिक ने किया था, जिस कारण इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एडेनिन तथा थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बंधन होता है। याद रखना है कि एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बंधन होता है, जिसे हुआ गुआनिन या साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होता है। किसमें? तो गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन होता है। एडेनिन और ट्रिप्सिन में दूसरा, गुआनिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बंधन होता है। इसे ट्रिक हम बोल सकते हैं कि AT, G और C में 3 और A और T में डबल। अनुवांशिक गुण का वाहक जो होता है ना, डीएनए होता है। अनुवांशिक गुण का कार्य का वाहक डीएनए अनुक्रम को, जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन बेस थाइमिन होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस क्या होता है? तो थाइमिन होता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है, जिसका उपयोग अपराधी मामलों में गुप्तता सुलझाने के लिए किया जाता था। इस तकनीक से व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, लार, नाखून तथा कोशिका स्रोत के द्वारा उसके डीएनए की पहचान की जाती है। आरएनए जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इनके जिसके संरचना जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबो शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन होती है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है।
प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायक होता है। यह जो होता है ना, प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है। यह 3 प्रकार के होता है। यह 3 प्रकार के, जिससे कि RNA, mRNA, जिसे कहते हैं tRNA, इसे कहते हैं RNA। इसे mRNA को कहते हैं कौन जी, मैसेंजर RNA, mRNA। इसे एमिनो एसिड के आवश्यक की पहचान करता है, उन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट के से एक mRNA का निर्माण करता है। ट्रांसफर RNA, जिसे tRNA कहते हैं, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक जाता है, राइबोसोम तक लाता है। इसे राइबोसोम RNA, जिसे RNA, यह प्रोटीन निर्माण करता है। 10 + 10 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 एमिनो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। DNA से RNA बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। RNA से पुनः DNA बनना, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। RNA से प्रोटीन का निर्माण जो होता है ना, RNA से प्रोटीन का जो निर्माण होता है, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था जो होता है ट्रांसला कहलाता है। DNA से DNA बना लेना रिप्लिकेशन कहलाता है। कोशिका विभाजन, यह कोशिका टूटकर 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है, इसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है और पादप में कोशिका विभाजन सेल बेल करता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक में हो गया असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन, इसमें कोशिका 2 भागों में टूट जाते हैं। असूत्रीय विभाजन में कोशिका 2 भागों में टूट जाते हैं। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव या प्रोटोकार्योटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के कोशिका में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहले था ऐसा हो गया लंबा, उसके बाद बीच में धंस रहा है, उसके बाद फिर यहाँ ऐसे होके देखिए यहाँ 2 भागों में टूट गया। इसी तरह असूत्रीय विभाजन ऐसी विभाजन होता है। समसूत्रीय विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जिसमें जो होता है सोमेटिक सेल जो 99% होता है। समसूत्रीय विभाजन, यह जनन कोशिका, ओवम, स्पर्म 1% को छोड़कर पूरे शरीर कायिक कोशिकाओं का बना होता है। पूरे शरीर जो होता है कायिक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूट कर 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। इनकी 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन हो गया? एक हो गया इंटरफेज, यह सबसे बड़ी अवस्था है। इंटरफेज जो होता है ना, सबसे बड़ी अवस्था है, जिसमें DNA का
निर्माण होता है, अतः क्रोमोसोम अलग हो जाता है। क्रोमोसोम अलग हो जाता है। प्रोफेज, एक वो दूसरा होता है प्रोफेज। इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का जो होता है निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक का विभाजन हो जाता है। इसे तीसरा हो गया मेटाफेज। इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। होता है एनाफेज, होता है एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग जो होता है ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। 5वां नंबर में आ गया टेलोफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की जो होता है भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कोशिका में होने वाले निरंतर जो टूट फूट होता है जो समसूत्री विभाजन द्वारा पूर्ण होता है। चिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली या चूहों में पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। अर्धसूत्री विभाजन जिसे यह विभाजन केवल जनन कोशिका जिसे स्पर्म ओवम में होता है। अर्धसूत्री विभाजन स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अर्धसूत्री विभाजन यह मात्र कोशिका जो 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवम की घटना होती है। अर्धसूत्री विभाजन में इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इसका जो होता है प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। इसे कलर ब्लेंडनेस में जो कलर ब्लेंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम नहीं कहता है सिंड्रोम में जो था क्रोमोसोम में होने वाले अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। टर्नल सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 45 हो जाता है। यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्री का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। टर्नल सिंड्रोम में यह क्रोमोसोम की संख्या जो होता है 45 हो जाती है। यह केवल स्त्री में पाई जाती है। टर्नल सिंड्रोम, इसमें स्त्री का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। इसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाए जाते हैं। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। डाउन्स सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों को हो जाता है। इसमें शरीर जो होता है न बेडोल हो जाता है। जीभ तथा होठ मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को मांगोलाइड कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाते हैं। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है और इसके ऊपर का होठ कटा होता है। वायरस विषाणु जो होता है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस जो होता है ना कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अब कोशिका चैप्टर तो खत्म हो गया लेकिन उसका कुछ
सारांश देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण है। डीएनए द्विगुण की सही विधि अधिपरिमिति है। डीएनए की श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधन से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य जोता अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति होती है। वाटसन एवं क्रिक जिसे बी डीएनए मॉडल दिया है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकाएं हैं। राइबोसोम जो होता है कलाविहीन कोशिकाएं हैं। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम कोशिकांगों का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मेसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक मेसोसोम में होता है। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु में अनुपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली या अर्धपरागमय झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। वायरस की जो होता है ना कोशिका में, विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। गोल्जी कार्य यह मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि को पैकेजिंग करना है। गोल्जी कार्य को कोशिका के अणुओं का जो है ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। गोल्जी कार्य को लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया या हरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। 8 सूत्रीय विभाजन के प्रोफेज 1 की जो होता है पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को माता और पिता दोनों की ओर से आए समजात गुणसूत्र के जो होता है क्रोमैटिड एक दूसरे को एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं, और इसके दौरान जीनों में पुनर्योजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है। 8 सूत्रीय विभाजन से संतुति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं से आधी रह जाती है। अनियमित समसूत्री विभाजन से कैंसर होती है। अनियंत्रित असमसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। आरएनए के थायमिन टी के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए
एजिंग जेन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जेन होता है, जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वर्णी लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जिसे बीज, फलभित्ति एवं पुष्प में। हरित लवक जैसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसे पर्ण हरित के साथ जेंथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होती है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती है। जिस कोशिका में कोशिका झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं, और इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसे हम आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए होता है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक पौधे व सूत्रकणिका में तथा खुरदरी में तथा खुरदरी अंतःद्रव जलिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ल्यूरो निमोनिया समजीव नील हरित शैवाल माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं।